के शो में। गंदम तेल, चीनी खाद और डॉलर की स्मगलिंग में कौन कौन मुलविस, तहलका खेज इंकशाफात। चीनी खाद और गंदम की स्मगलिंग की रिपोर्ट वजीर आजम सेक्रेटेरिएट में जमा। ईरानी तेल स्मगलिंग में 29 सियासतदान, 90 सरकारी हुक्काम और 76 डीलर मुलविस। गंदम की स्मगलिंग में 592 जखीरा अंदोजों की निशानदही, 26 स्मगलर्स भी शामिल। सालाना 60 अरब रुपए से जायद का नुकसान। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफात, प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सफ़ान खान। नाज़रीन, डॉलर मार्केट में जिस तरह से हमने देखा कि गिरावट डॉलर में आती हुई और पाकिस्तानी रुपये कदर में इजाफा आता हुआ नज़र आया, और हतमी तौर पर यकीन के साथ जिन ताजिर बरादरी सनतकारों ने, चैम्बर्स ने मुलाकात की आर्मी चीफ से, उन्होंने बार बार इस प्रोग्राम में आकर हमें ये बताया कि अब आप ये अजबर, ये आप हतमी तौर पर समझ लें कि रियासत ने यह फैसला कर लिया है कि अब ऐसे स्मगलर, ज़ख़ीरा अंदोज या ऐसे जो भी मुलविस इल्लेजिटिमेट कारोबार में जो अनासिर हैं, उनके पीछे तक रियासत जाएगी और हर हाल में से कला कमा करेगी। यानी हर हाल में स्मगलिंग, ज़ख़ीरा अंदोजी, चाहे वो डॉलर या किसी भी दूसरी कमोडिटी की हो रही है, उसके खिलाफ रियासत जाएगी, आखिर तक जाएगी। और ये हमने देखा कि रिफ्लेक्ट होना शुरू हो गया पाकिस्तान की इंटर बैंक और ओपन मार्केट जो करेंसी की है। एक्सचेंज कंपनीज पे क्रैकडाउन, अरेस्ट, इसके अलावा दीगर ज़ख़ीरा अंदोज जिसमें चीनी, आटा, गंदम, इसके अलावा दीगर अशिया की स्मगलिंग में जो लोग मुलविस हैं, उन अनासिर के खिलाफ भी बाकायदा रियासत मुतहर्रिक हुई। इसके साथ साथ तोरखम बॉर्डर के हवाले से उस बॉर्डर को बंद किया गया। ये कहा गया कि एक बहुत बड़ी जो ग्रे मार्केट है, जो खास तौर पे आपकी एक्सचेंज बिजनेस के अंदर ऑपरेट कर रही थी कुछ माह से, जिसकी वजह से पाकिस्तान का इंटर बैंक और ओपन मार्केट रेट भी मुसलसल एक वॉलेटाइल सूरत हाल में रहता था, उस मार्केट का तकरीबन कल एक्सचेंज डीलर्स ने बताया मैं प्रोग्राम में कि खत्म कर दी गई है। यानी हवाला हुंडी ट्रांजेक्शंस अब जो है कहा गया कि ऑफ द बुक जो होती थी वो फिलहाल नहीं हो रही हैं, या हो रही हैं तो उसका मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा कम हो गया। एक रिपोर्ट भी सामने आई। इस रिपोर्ट को जिसको वज़ीर-ए-आज़म सेक्रेटेरिएट में जमा कराया गया, कुछ निशानदेही हुई गंदम और चीनी के स्मगलर्स के हवाले से। इस मुताबिक बताया गया कि चीनी, खाद और गंदम की स्मगलिंग जो अनासिर मुलविस हैं, इनकी तफसीलात जमा कराई गई। कहा गया कि सरकारी एहलकार, उनकी तफसीलात भी इस रिपोर्ट में शामिल थी और तकरीबन 592 ज़ख़ीरा अंदोजों की निशानदेही हुई जो खास तौर पे गंदम की स्मगलिंग मुलविस हैं, और 26 स्मगलर ऐसे थे जो शामिल थे इसमें। और गुज़िश्ता साल हसास इदारे ने 417 रिपोर्ट्स ऐसी महकमों को भिजवाई थी। यानी ये बाकायदा जो मुख्तलिफ इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स से पहले भी आई थी। हसास इदारे की निशानदेही पर तकरीबन 90,000 मीट्रिक टन ज़ख़ीरा शुदा और स्मगल होने वाली गंदम कब्जे में ली गई। रिपोर्ट में स्मगलरों की मदद करने वाले तकरीबन 259 एहलकारों की निशानदेही की गई। सूबाई हुकूमतों में तैनात एहलकार स्मगलरों और ज़ख़ीरा अंदोजों को मदद फराम करते हैं। पंजाब में ऐसे अफसरात की तादाद तकरीबन 272, सिंध में 244, खैर पख्तूनख्वा में तकरीबन 56, बलूचिस्तान में 15, इस्लामाबाद में 5 और दीगर शहरों और सूबों की सूरत हाल भी हम आपके सामने रख रहे हैं। इसके साथ साथ ईरानी तेल, जिसका एक बहुत बड़ा हजम है, इसकी स्मगलिंग में कहा गया कि तकरीबन 19 ऐसे सियासतदान, 90 सरकारी हुकाम और कुछ डीलर्स शामिल हैं। लेकिन मजमूई तौर पर इस स्मगलिंग का, इस इलेजिटिमेट ट्रेड का पाकिस्तान खमियाजा भुगत रहा है। एक हजम, एक अंदाजे के मुताबिक बताया गया कि ये नुकसान तकरीबन 60 अरब रुपए नेशनल किटी पर है, लेकिन यकीनी तौर पर जो बुक्स में बताया जा रहा है उससे कहीं गुना ज्यादा नुकसान है स्मगलिंग का, जो पाकिस्तानी मईशत को सहना पड़ता है, बर्दाश्त करना पड़ता है। सिर्फ डीजल ही की स्मगलिंग का नुकसान इस हजम से, इस रकम से कहीं ज्यादा हो सकता है। साथ साथ क्योंकि इंटर बैंक और ओपन मार्केट के अंदर पाकिस्तानी रुपए की कदर में बेहतरी आई है, तो बार बार ये सवाल ही पूछा जा रहा है कि क्या ये मुस्तकिल है, ये सस्टेन करेगी या नहीं करेगी, या ये चंद दिन की मेहमान है। और इसी वजह से बहुत से ऐसे भी मार्केट में पार्टिसिपेंट्स हैं जो शायद अभी भी अपनी अपनी जो डॉलर पोजीशन है उसको होल्ड करके बैठे हुए हैं, इस आसरे में कि शायद फंडामेंटल्स अभी भी वीक हैं इकोनॉमी के और ये दोबारा से रिबाउंड कर जाए।
लेकिन बार बार हमने आपको बताया इस प्रोग्राम में कि अब जखीरा अंदोज होर्डर्स और इन लोगों के लिए पैगाम यही है रियासत की तरफ से कि अब किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं है। कल भी हमने देखा मलिक बोस्तान साहब 250 रुपए, जफर पराचा साहब ने 260 रुपए का। हम स्पेकुलेट नहीं करते रेट पर, लेकिन जो ऑफिशियल एक्सचेंज जो कंपनीज का काम कर रहे हैं वो बता रहे हैं कि जो ट्रू रिफ्लेक्शन है वो यहाँ पर आकर नजर आएगी। स्मगलिंग के हवाले से, इसकी रोकथाम के हवाले से रियासत की कोशिशें क्या रंग लाएंगी या नहीं लाएंगी, हम इस पर ही सवाल उठाते हैं। हमारे साथ शाह इमाम साहब प्रोग्राम में मौजूद हैं, माहिर कानून है, मुमताज़ कस्टम कवानीन पर भी गहरी नजर है। शाह साहब बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया प्रोग्राम में ज्वाइन किया। अजीज मिस्टर साहब साबिक मेंबर सरमायाकारी माहिर कानून भी हैं, इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन करेंगे। शाह साहब जरा फरमाएं कि जो केसेस बनेंगे स्मगलिंग के, क्योंकि आप मुंसलिक भी रहे हैं खुद कस्टम से और दूसरा आप कानून पर गहरी नजर रखते हैं, हम इनके जो हिस्टोरिकल कन्विक्शन रेट्स क्या रहे हैं, क्योंकि हम नैप कोर्ट कवर करते हैं, वहां पर कन्विक्शन नैप का दावा है कि 80% 90% है और हाई कोर्ट्स में जाकर वो सजाएं वो हो जाती हैं। अब यहाँ पकड़ दकड़ शुरू हो चुकी है स्मगलिंग में मुलविस अफसरान की या अनासिर की। क्या कन्विक्शन रेट है हिस्टोरिकली यहाँ पे अगर लोग मुलविस पकड़े जाते हैं तो? देखें, जो कन्विक्शन रेट है वो 20 to 30% है। अच्छा। जो ट्रायल कोर्ट्स हैं, जो स्पेशल कस्टम जजेस हैं, वहाँ पे तकरीबन 30% कन्विक्शन रेट है। मगर वो ज़ाहिर है कानून में बहुत ज़्यादा उसमें गुंजाइश होती है, तो फिर वो हाई कोर्ट्स में और मुख्तलिफ फोरम्स पे जाके चीज़ें हैंग हो जाती हैं। मगर ये कि कन्विक्शन तो होती है डेफिनेटली, और कन्विक्शन ना हो तो कम अज़ कम जो स्मगल गुड्स हैं वो कॉन्फिस्केट हो जाते हैं। वो सबसे ज़्यादा जो और उसमें ज़ाहिर पर ड्यूटी टैक्सेस, उसको ऑक्शन करके फिर ड्यूटी टैक्सेस रियलाइज़ करते हैं। देखिए, कस्टम्स का जो बेसिक काम है तो वो ये है कि जो हमारा रेवेन्यू ब्लीड हो रहा है उसको हमने रोकना है। क्योंकि कस्टम्स के कानून में, सेल्स टैक्स के कानून में ये है कि अगर कोई टैक्स एवेजन ये करते हुए पकड़ा जाए और वो सरेंडर कर दे तो कंपाउंडिंग ऑफ FIR का भी उसमें है। अच्छा। कि आप उसमें कंपाउंडिंग ऑफ FIR 32B है कस्टम्स एक्ट में और 37(1)(a) है सेल्स टैक्स एक्ट में, कि अगर वो ड्यूटी टैक्सेस और वो जुर्माना और पेनल्टी देने को तैयार हो जाता है जो टैक्स एवेडर है, तो वो उसकी कंपाउंडिंग वो होती है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के जो मेंबर लेवल, बहुत सीनियर मोस्ट लेवल पे कंपाउंडिंग होती है। तो उसमें ये देखा जाता है, पैटर्न उसका देखा जाता है कि बार बार तो नहीं कर रहा, अगर पहली दफ़ा किया है, दूसरी दफ़ा किया है, तो उसको कंपाउंडिंग। हमारा बेसिकली जो बेसिक पर्पस है कस्टम्स का वो जो है वो रिस्ट्रिक्ट करना है चीज़ों को, और साथ साथ जो रेवेन्यू और इकोनॉमिक फ्रंटियर्स को हम मैन करते हैं ना कस्टम्स डिपार्टमेंट, तो उसका बेसिक पर्पस तो ड्यूटी एंड टैक्सेस रियलाइज करना है और ऐसे गुड्स अंदर आएँ जो ड्यूटेबल हो। अच्छा, एक कंसेप्ट मैं आपको ये बताऊं कि जो सेक्शन 2S है जो कस्टम्स में स्मगलिंग को डिफाइन करता है, तो स्मगलिंग जो डेजिग्नेटेड रूट्स हैं जैसे एयरपोर्ट है, पोर्ट है, वहाँ पे अगर कोई चीज़ डिक्लेयर नहीं करता कंटेनर में या पार्सल में या पर्सनल बैगेज में, तो वो स्मगलिंग के ज़ुमरे में नहीं आती, वो मिस डिक्लेरेशन होती है। वहाँ 2S नहीं लग सकता। वो कस्टम्स स्टेशन, डेजिग्नेटेड स्टेशन जहाँ से इंपोर्ट अलाउड है और वहाँ पे कोई मिस डिक्लेरेशन होती है या कोई कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट होता है या कंसीलमेंट ऑफ गुड्स होती है वेट में, डिस्क्रिप्शन में, ओरिजिन में, तो वो स्मगलिंग में नहीं क्लासिफाई होता। केस बना देते हैं कस्टम वाले, जैसे कोई मोबाइल फ़ोन ज़्यादा ले आया अपने साथ कैरी में या कोई ऐसी चीज़ ले आया, लेकिन वो मिस डिक्लेरेशन के जुमरे में आती है। अच्छा, 2S जो है वो वहाँ लगता है कि जो लॉन्चेस से फर्स्ट करें शराब आ रही है, ठीक है, या किसी ऐसे बॉर्डर एरिया से कोई चीज़ अंदर आती है जो जहाँ पे कस्टम्स स्टेशन नहीं है, तो वो जो कस्टम स्टेशन के अलावा क्रॉस करके आपके पाकिस्तान की टेरिटरी में जो चीज़ एंटर होती है इलीगल तरीके से, भले वो इम्पोर्टेबल हो, ठीक है। अच्छा, फिर वो कस्टम्स में ने नोटिफाई किए हुए हैं कि कौन कौन से आइटम्स जो हैं वो माने जाएंगे कि ये स्मगल गुड्स में आते हैं। जैसे उसमें सिगरेट है, टायर्स है, कॉस्मेटिक्स हैं और इसमें फैब्रिक है, बहुत सारे 57-58 आइटम्स हैं। जैसे उसमें इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट नहीं है। सही। अच्छा, ये बताइएगा सर, क्योंकि हम जब बात कर रहे हैं स्मगलिंग की और हम साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि एक्सचेंज बिजनेस पे भी एक क्रैकडाउन हो रहा है जिसका हम जिक्र कर रहे थे, तो क्या जो खास तौर पे ग्रे मार्केट है जिसको हम कहते हैं हवाला हुंडी, जो रेट हमेशा इंटरबैंक और ओपन मार्केट रेट से 10-20 रुपए भी ऊपर होता था, यानी ये 340 पे था 38 पे, तो वो 350 पे था, तो 10-20 रुपए ऊपर होता है। ये कहा गया है कि हमने ग्रे मार्केट एबॉलिश कर दी है, फिलहाल उसको रोक दिया है, मुंजमद कर दिया है, उस काम को ख़त्म कर दिया है।
तो आर दीज टू इंटर रिलेटेड, यानी जो स्मगलिंग इस मुल्क में हो रही है गुड्स की एंड हवाला हुंडी या ग्रे मार्केट, क्योंकि पेमेंट ऑफ मोड ऑफ पेमेंट शायद वही है, तो आर दीज टू इंटर रिलेटेड? हम ये कह सकते हैं कि इसके बाद स्मगलिंग भी तकरीबन रुकी हुई है या वो चल रही है? नहीं, ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। अच्छा। आपकी जो हुंडी हवाला, स्मगलिंग एंड अंडर इनवॉइसिंग, ये तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो बिल्कुल। अगर ग्रे मार्केट अब नहीं है एक्सचेंज की, तो दिस मींस कि हम फिलहाल स्मगलिंग की जो पेमेंट्स हैं वो भी नहीं हो रही हैं, यानी जो मगर जो भी हवाला जब मैं कस्टम्स में होता था या हमारे जो सीनियर्स हमें गाइड करते थे, वो हमेशा ये कहते थे कि अगर आपकी कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट्स सस्ती हैं और कॉस्ट ऑफ स्मगलिंग ज़्यादा है, तो वो आइटम जो है वो स्मगलिंग प्रॉन आइटम वहाँ नहीं जाएगा। अगर आप टायर्स की इंपोर्ट को फैसिलिटेट कर दें और इतनी हार्डशिप ना हो, तो आपके वो पोर्ट से इंपोर्ट होगा टायर। इसी तरह फैब्रिक है, इसी तरह आपके जो है वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं। अगवान ट्रांजिट में जो चीज़ आप जैसे आपने इंट्रो में बताया था, तो वो सबसे ज़्यादा जो चीज़ अगवान ट्रांजिट से आती है वो आती है इंडियन कपड़ा और इलेक्ट्रॉनिक्स, वो चीज़ घूम कर आती है। मगर वो जाहिर है कि अभी इन्होंने कंटेनर्स पे अगवान ट्रांजिट के पहले ये होता था कि वो आधे रास्ते से ही कंटेनर जो है वो जैसे पोर्ट से निकला और 2 दिन में वो वापस आ गया। तो पाकिस्तान कस्टम्स ने उसको ऑटोमेट किया हुआ है सारे अपने पोर्ट्स को और अपने फंक्शंस को। पहले वेब बेस्ड वन कस्टम सिस्टम था जिसे वो विबॉक कहते थे, और उसके बाद अब उसका एक इम्प्रूव वर्जन आया पाकिस्तान सिंगल विंडो। तो वो सिंगल विंडो इस तरह से कि जितने भी अलाइड डिपार्टमेंट हैं जिनकी एनओसी चाहिए होती है, जैसे प्लांट प्रोटेक्शन है या आपका इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड है या जो उसके साथ एक ही जगह आके, तो वो सब ऑनलाइन एक प्लेटफॉर्म पर है। तो इन्होंने ट्रैकर्स लगा दी हैं उस पे, पोर्ट्स पे भी लगे हुए हैं, कंटेनर्स पे भी लगे। अब अगवान ट्रांजिट पे एक कंटेनर है जो हाइपोथेटिकली कि 1 2 3 नंबर का निकला वो, और उसको तोरखा बॉर्डर से और वहाँ जहाँ भी जो भी उसकी जगह है जहाँ पे उसने पहुँचना है, और उसकी अगर आप डुअल टाइम लगाएं पूरा कि भाई ट्रेवलिंग टाइम लगाएं, तो वो बनता 7 दिन 8 दिन 9 दिन। अगर वो कंटेनर 2 दिन में वापस आ गया, क्योंकि वो कंटेनर ने वापस आना होता है, तो उससे पता चल जाता है कि ये रास्ते में खुल गया, रास्ते में खुल गया और सामान जो है सामान चेंज हो गया। ठीक है, काफी देखें ये चोर सिपाही का जो खेल है ना, ये अजल से है और अब तक रहेगा और ऑन गोइंग है। ये नहीं अब तक रहेगा, अभी भी मतलब अभी क्रैकडाउन लोग तो करेंगे अटेम्प्ट्स ना, मगर ये कि जिस तरह से जो खुला खाता जिसको कहते हैं ना, वो अभी नहीं है। जो खुला खाता, जो सो कॉल्ड आप डेमोक्रेटिक डिस्पेंसेशन को कहते हैं, तो जब डेमोक्रेसी आती है तब ये खुले खाते बढ़ जाते हैं। तो अभी जो हालात इस वक्त का जो रजीम चल रही है, या जो इस वक्त का जो हमारे आर्मी चीफ ने अंडरटेकिंग ली है, ये करना बहुत ज़रूरी है। ये हमारी लाइफ लाइन है पाकिस्तान को बचाने के लिए, पाकिस्तान की इंडस्ट्री को बचाने के लिए। बहुत अहम बात इसमें आपने ये कर दी है कि जो मैं समझ रहा हूँ कि फंडामेंटली अगर आपको इसको सही करना है तो आपको कॉस्ट ऑफ इम्पोर्ट कम करनी होगी फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ स्मगलिंग, अगर आपको वाकई में स्ट्रक्चरली इसको सही कर रहे हैं, वरना हम ये तो रूल ऑफ थंब है कि जब आपका कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट्स कॉस्ट ऑफ स्मगलिंग से कम होगी, कोई नहीं चाहता कि स्मगलिंग की तरफ जाए। आप ज़बरदस्ती उनको जो है उस तरफ धकेलते हैं इतना ज़्यादा, और ये पूरा एक माफिया ऑपरेट करता है। ज़ाहिर है इंपोर्ट्स को रिस्ट्रिक्ट करवाते हैं, वैल्यूएशन रूलिंग बढ़वाते हैं। उस आइटम की एक पैडलॉक होता था, ये जो आपका ट्राई सर्किल ताला जिसको कहते हैं हम पैडलॉक, तो ये सेंटो में होता था। उस वक्त तो मैं खुद डीसी था, फिर एडिशनल था, तो वो मैंने देखा कि उसकी इंपोर्ट ज़ीरो हो गई। मैं चूँकि R&D में होता था, चेक कर रहा होता था कि कौन सी एबनॉर्मल बिहेवियर क्या है इंपोर्ट्स का, कि कम हो रही हैं, ज़्यादा हो रही हैं, क्या हो रहा है। तो वो फिर हमने चेक किया कि ये इंपोर्ट्स क्यों कम हो गई, ताले तो बहुत नज़र आ रहे हैं। तो पता ये चला कि वैल्यूएशन डिपार्टमेंट में जाके किसी ने उस पैडलॉक को, जो सेंटो में उसकी वैल्यूएशन रूलिंग थी, $3 का करा दिया। अच्छा। और $3 का हो गया तो वो सारा वहाँ से मतलब शिफ्ट हो गया, इस इंपोर्ट से निकल गया। ये इसको इस तरह भी दे सकते हैं कि अभी जो जैसे इंटरबैंक मार्केट जो है वो आपकी अगर ओपन मार्केट से कम हो गई है, तो उसका मतलब ऑफिशियल जो फ्लोज हैं, इनफ्लोज सब ऑफिशियली भेजेंगे, ऑफिशियल आ जाएंगे ना आपके, ऑफिशियल रेमिटेंसेस भी इनफ्लोज सारे ऑफिशियल आएंगे। अजीज साहब आपकी तरफ आते हुए सर, ये मैं अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछूं, कितने होपफुल है सर आप इन तमाम मामला जो इस पर चल रहे हैं, क्रैक डाउन्स, और आर यू होपफुल और आर दी सस्टेनेबल? अजीज साहब आपने 2 सवाल एक में कर दिए जी। होपफुल, मेरा मालिक मुझे कहता है कि मैं कभी भी मायूस नहीं होना, ये मेरे मालिक का हुक्म है, मेरे पैदा करने वाले का हुक्म है, इसलिए मायूस तो मैं कभी नहीं हूँ। लेकिन क्या ये जो एक्शंस वगैरह हो रहे हैं, इनका
कोई पॉजिटिव नतीजा निकलना है तो ये मैं कहूँगा कि जो काम आप सोच समझ के किसी एक चीज़ को, गलत काम को रोकने के लिए करेंगे, उसका नतीजा निकलेगा। लेकिन अगर आपने वो काम इस तरह करना है कि वो ए के लिए ठीक ना हो और बी के लिए रास्ता खुला रखना है, चोर रास्ता, ये तरह फिर कभी भी कामयाब नहीं होगा। हमारा अनफॉर्चुनेट ये है कि हमारे मुल्क में लॉ एनफोर्समेंट कभी इवन हैंडेड रही नहीं। हमारा ये जो है प्रायोरिटी नहीं रही कि हमने सब लोगों को एक जैसा ट्रीट करना है। इस वजह से कभी भी लॉ का वो वाला नेशनली जो है माशरती तौर पे वो एक्सेप्टेंस नहीं रही। हमने हमेशा जो है मसलन इस वक्त भी जो आपको नाहमवारी माशरे में नज़र आ रही है, मुआशी भी बाकी समाजी भी, उस सारी के पीछे भी ये आपको बहुत बड़ी बड़ी स्टोरीज़ मिलेंगी। ऐसा नहीं मिलेगा कि ये बंदा कोई मेहनत करते हुए एक प्रोग्रेसिव तरीके से जो है ऊपर जाके तो इसने ये किया। आपको नज़र आएगा कि लोग रातों में अमीर होते हैं। ये तो क्या होता है, जैसे शहाब साहब बात कर रहे हैं, अब आप एक तरफ मार्केट में चीज़ें इंपोर्ट हुई पड़ी हैं, दूसरी जगह कोई बड़ा बाज़ार लगा हुआ है और आपके मेन जो है वो शहरों में, हिंटरलैंड के शहरों तक में बड़े बाज़ार बने हुए हैं। तो ऐसे में जो जिसे मैं कहूँगा कोशर या प्रॉपर कंप्लायंट दुकानदार वो बिजनेस ही कैसे कर सकता है। और इस सारी चीज़ में ये परसों अभी आ रहा था कि जी अफ़गान स्मगलिंग से हमें 60 बिलियन रुपए का नुकसान होता है। मेरी ये 2018 की मेरी अपनी स्टडी है कि अफ़गान ट्रेड से, ये स्मगलिंग से हमें उस वक्त जो है मोर देन 80 बिलियन रुपीज़ का हमें लॉस होता था। आज तो अगर आप वो रुपए और डॉलर की पैरिटी वगैरह देखें तो जो है वो 100 से भी ऊपर गुजरा हुआ है। लेकिन ये कि वो चल रहा है, चलता जा रहा है। और उसी वजह से मैं ये कहता हूँ, जो हमारे यहाँ पता नहीं शहाब साहब इस बात को मेरी को मानेंगे या नहीं मानेंगे, हमारे यहाँ रियल इंपोर्ट जितनी सारी हम कहते हैं ना कि 40 बिलियन या 60 बिलियन डॉलर की है, हमारी एक्चुअल इंपोर्ट इस मुल्क में और कंजम्पशन इससे बहुत हाई इंपोर्टेड गुड्स की है। और उसमें बाकी चीज़ों के अलावा स्टेट को जो रेवेन्यू मिलना था, जो लॉ कंप्लायंट दुकानदार को, इंपोर्टर को, बिजनेसमैन को जो है फ़ायदा होना था, हम उसकी बजाय हम जो चोर बाज़ारी वाला रास्ता है, वो कोई गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस उनमें बैठे हुए कोई लोग कभी अच्छा बुरा इस तरह हो के, तो हमने ये चोर रास्ते जो है वो छोटी खिड़की हमने खुली रहने दी हुई है। इसलिए मैं कहूँगा जब तक छोटी खिड़की खुली रहेगी, ये जितने आप ये करते रहेंगे इस अंदाज के कॉस्मेटिक टाइप छोटा मोटा, उसका फ़ायदा हो जाएगा कि जी आपने बिजली चोरों को पकड़ना शुरू कर दिया आपने और इस तरह के काम करने शुरू कर दिए। बेसिकली मैं बिजली पे भी अगर बात करूँ, बिजली की सबसे बड़ी चोरी। जी अजीज साहब, ये आपने अभी कहा कि ये जो हमारे एक्चुअल इंपोर्ट्स हैं वो ये 40-60 बिलियन डॉलर्स नहीं है और इससे कहीं ज़्यादा हजम है। तो अभी जिस तरह आप कह रहे हैं कि ये कॉस्मेटिक या छोटी मोटी जो हम लूप होल्स को बंद कर रहे हैं, तो असल में फिर जो जिससे कहा जाए कि डायनामिक चीज़ क्या होगी, वो किस तरह रेडिकल क्या चेंज हो, यानी अब रियासत सोच रही है कि हमने फैसला कर लिया है और अब हमें इसका खात्मा करना है, स्मगलिंग का, इसको जड़ से उखाड़ना है, तो फिर वो क्या परमानेंट चीज़ क्या है जो दे शुड डू, क्या होना चाहिए? देखें शहाब साहब ने भी वो सोल्यूशन बताया। पहले हमारा टैक्स में ये उसूल है कि हाई रेट और इनएफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन टैक्स की, ये हमेशा टैक्स चोरी का रास्ता खोलेगी। जब तक रेट आप रीजनेबली लो रखेंगे और आपकी एनफोर्समेंट सख्त होगी तो किसी के लिए प्लस जब रेट लो होते हैं तो उस वक्त किसी को वो वाला रास्ता अपनाने की मोटिवेशन रिलेटिवली कम होती है। हमारा इस वक्त जो है इस जो मसलन एफबीआर में मैं भी ऑफिसर रहा हूँ, शहाब साहब भी रहे हैं, जो एफबीआर का ठीक यही काम है कि उसने नेशनल रेवेन्यू इकट्ठे करने हैं, लेकिन उसके पीछे जो पॉलिसी बनाई जाती है वो ये नहीं है कि हमने इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ा के ये पैसे इकट्ठे करने हैं। हमारी
पॉलिसी ये है कि निचोड़ के हमें पैसे इकट्ठे करने हैं, भले उसमें जो है बिजनेसमैन का नुकसान हो, इन्वेस्टमेंट रुकती हो। इस मुल्क में जैसे जैसे आप इन्वेस्टमेंट पे आप क्या है, मैं आज कहता हूँ मैं यहाँ इलेक्ट्रिक बस का कारखाना लगाना चाहता हूँ, मेरे पास पैसे भी हैं, सब कुछ, मैं अगले 3 साल जो है वो एक ब्रेक की तरफ हमें जाना है सर, इस बात को यहीं से जोड़ते हैं। अजीज साहब जो गुफ्तगू कर रहे हैं, शाह में सकते हैं, जो स्मगलिंग के खिलाफ अब कार्रवाइयां हो रही हैं, इनको सस्टेनेबल हतमी तौर पर नतीजा खेज बनाने के लिए क्या कुछ करना चाहिए, इस सवाल के साथ वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में स्मगलिंग के हवाले से रियासत की कोशिशें और इसकी रोकथाम के लिए होने वाली कोशिशें क्या सस्टेनेबल हैं, इसकी रोकथाम मुमकिन होगी या नहीं होगी। अजीज निश्चित साहब, आप फरमाइए कि ये जो बात आप और शाह साहब कह रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ इम्पोर्ट जब तक ज़्यादा है और कॉस्ट ऑफ स्मगलिंग से, तब तक इसका मुकम्मल तौर पर कलाकमा या इसका जिसे कहा जाए कि सस्टेनेबल जिसको बनाया जा सके, इसकी रोकथाम को मुमकिन नहीं है। लेकिन ये बताएं कि जब हमने ग्रे चैनल बंद कर दिया फॉर द एक्सचेंज मार्केट में, जो ग्रे चैनल है जहां से हवाला हुंडी होती है, तो क्या फिर भी ये एग्जिस्ट कर सकती है मार्केट विदाउट दैट, जब मोड ऑफ पेमेंट ही नहीं है? तो अजीज साहब देखिए, असल मामला तो ये कस्टम वालों का है कि ये साथ ये भी देखते हैं पेमेंट गई कहाँ से है, कैसे गई है, और उसी में ये अंडर इनवॉइसिंग भी होती है। जितनी सारी इनवॉइस पे आई हुई सबमिटेड एडवाइस पे जो चीज़ होती है वो बैंक के थ्रू चली जाती है, बाकी साइडलाइन से चली जाती है। ऐसा नहीं है कि कोई भी इंपोर्ट, बहुत कम होगा, कोई भी इंपोर्ट जो है वो सिर्फ हवाला हुंडी से 100% फाइनेंस हो रही हो, लेकिन मोस्टली चीज़ों में वही जो हवाला हुंडी वाला पार्ट है इनवॉइस का, वही वाला पार्ट जो है अंडर इनवॉइसिंग की वजह से फिर कस्टम रेवेन्यूज़ भी, सेल टैक्स रेवेन्यू, बाकी इनकम टैक्स रेवेन्यूज़ भी कम होते हैं उसे। लेकिन ये कि जी क्या ये रुक गया है, मैं आपको बताऊं, हवाला हुंडी अमेरिका में भी नहीं रुका। ये नेचुरल कुछ चीज़ें हैं जिन्होंने मूव करना है। अब स्टेट का ये है कि एक तो ये कि वो उस मूवमेंट को किल ना करे, उसे एक छलनी में से गुजारे, ला कानून की छलनी में से गुजारे, जहां उसे ये भी पता है कि ये फ़्लो की अमाउंट ये है और उसके ऊपर हमें ये कंट्रोल करने हैं, किस चीज़ के लिए कंट्रोल करने हैं। और ये जो आपने कहा कि आप सब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जी जब तक इम्पोर्ट जो है वो स्मगलिंग से महंगी होगी, इंपोर्ट हमेशा ही स्मगलिंग से महंगी रहेगी, अनलेस ज़ीरो ड्यूटी कर दी जाए, ज़ीरो टैक्सेस कर दी जाए। इंपोर्ट पे सिर्फ ड्यूटी नहीं है, कस्टम ड्यूटी नहीं है, इंपोर्ट की स्टेज पे सेल टैक्स भी पे होता है, इनकम टैक्स भी कलेक्ट किया जाता है। जो स्मगलर है वो वाली चीज़ भी कर रहा है, ना सिर्फ कस्टम ड्यूटी चोरी कर रहा है, साथ ही साथ सेल टैक्स और बाकी सारी चीजें, इनकम टैक्स वगैरह जो गवर्नमेंट का मेन रेवेन्यू के सोर्सेज है। किस तरीके से सिर्फ वो जो इन्होंने एक मिसाल दी कि एक चीज जो सेंट्स की थी उसकी वैल्यूएशन $3 कर दी गई, जिसके बाद उसका इंपोर्ट ऑटोमेटिकली वाइप आउट हो गया और जो सारा जो ट्रेड था वो जो इनफॉर्मल बिजनेस की तरफ चला गया। तो ये जो वैल्यूएशन भी हो रही है इंपोर्ट की, उसमें ये तो फिर ऑफिसर्स मुलविस है ना इस पूरे मामले में। ये बिल्कुल सही है। इसके पीछे क्या है, शाह साहब ज़्यादा रोशनी डालेंगे, ये इनका डायरेक्टली ज़्यादा उसमें। इसके पीछे ये होता है कि लोकली या तो स्मगलर इतना कोई इम्पोर्टेंट सारा है कि वो उसने इतना सारा अपना वे बना लिया है कि डिपार्टमेंट्स को भी और लोगों को इस्तेमाल करके इस तरह की चीज़ करा सके। दूसरा ये कि बहुत दफ़ा ये होता है हम अपनी इंडस्ट्री को, इनएफिशिएंट इंडस्ट्री को ओवर प्रोटेक्ट करने के लिए भी इस अंदाज की चीज़ गवर्नमेंट्स करती हैं, जिसकी वजह से ये होता है कल को सबसे ज़्यादा नुकसान कंज्यूमर का होता है। जो WTO है उसका भी प्रिंसिपल यही है कि असल में दुनिया में बेस्ट जो है बेस्ट गुड्स और सर्विसेज रीजनेबल प्राइस पे लोगों को मिले। ट्रेड इसी बुनियाद पे तो ट्रेड होता है। तो
अब जब हम इस अंदाज का करेंगे, अब इसमें जो चीज़ है अहम वो ये कि जब आपके आज की मॉडर्न स्टेट में बॉर्डर हैं, उन बॉर्डर्स को कंट्रोल किया जाए, जहां लेजिस्लेचर ने जेन्युइनली रीजनेबल ड्यूटीज़ या इवन विदाउट ड्यूटी भी तो कोई ना कोई वहाँ है ना, चेक एंड बैलेंस तो है ना, ठीक है। अगर आप इस अंदाज से स्मगलिंग को महंगी कर सकते हैं कि कल को उन लोगों को, स्मगलर्स को हैवी पेनल्टीज लगाई जाएं, उन्हें जेल दी जाए, बाकी चीज़ें की जाए, फिर स्मगलिंग जो है वो जो आपकी लेजिट इंपोर्ट है उससे महंगी होगी, उससे महंगा होता है। शाह साहब आपकी तरफ हम उधर भी जो है उनको फायदा देते हैं और साथ टैक्स भी सही। और शाह साहब ये मुझे बताइए कि ये जो अफगान ट्रांजिट का जिक्र अक्सर होता है, तो इसमें क्योंकि कुछ लोगों से जब मैं बात कर रहा था इस प्रोग्राम से पहले, तो वो बता रहे थे कि जैसे पाकिस्तान से कोई बायर जो खुद, क्योंकि यहाँ पे एलसीज पे भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस थी और फिर इसके बावजूद भी इंपोर्टेड आइटम्स अवेलेबल थे शेल्फ्स के ऊपर, तो ये किस तरह अवेलेबल थे, इसका जवाब मुझे कोई बता रहा था कि इस तरह अवेलेबल थे कि अफगानिस्तान से एक बायर ढूंढ के चाइना से ऑर्डर दिया जाता है, वो ट्रक जब पोर्ट पहुंचता है तो यहाँ उसकी जो आधी पेमेंट या कुछ भी पार्शियल पेमेंट पाकिस्तान से थ्रू हवाला हुंडी उस अफगान बायर को की जाती है, फिर वो ट्रक जिस तरह आप कह रहे थे ना कि 7 दिन नहीं बल्कि 2 दिन के अंदर ही वहां खुलकर वहीं पाकिस्तान में उसकी गुड्स की ट्रांसमिशन होती है और वो फिर पाकिस्तानी मार्केट में चीजें अवेलेबल हो जाती हैं। पेमेंट इस पूरे सिलसिले की जो होती है वो थ्रू जो ऑफ द बुक एक्सचेंज कंपनीज के काउंटर्स होते हैं, वहां से यानी हवाला हुंडी के जरिए उस अफगान बायर को पेमेंट होती है। तो क्या ये इसी तरह मोड ऑपरेट करता है ये अफगान ट्रांजिट का, और अगर ये करता है तो नहीं, इस तरह नहीं करता? ऐसे नहीं करता बिल्कुल भी। अच्छा, देखें अफगान, आप ऐसा नहीं है कि आपके बॉर्डर्स बिल्कुल खुल गए हैं और पूरा अफगान जो इंपोर्ट्स हो रही हैं वो पाकिस्तान में डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं, बाज़ारों में और दुकानों में बिक रही हैं, ऐसा नहीं है। इदारे और सिस्टम्स अपनी जगह पे काम कर रहे हैं। सिर्फ चंद आइटम्स होते हैं जो, और वो भी रेगुलरली नहीं आ रहे होते, कभी एक कंटेनर आ गया, कभी 2 कंटेनर आ गए, इस तरह से होता है। जैसे हमारे यहाँ तो जैसे एक शोर मच जाता है ना, एक बज़ हो जाता है, भाई ये हो रहा है, ये हो रहा है, बिल्कुल ये बात ठीक है कि हो रहा है, इसको कोई निगेट नहीं कर सकता, मगर आपको ये देखना पड़ेगा कि जो इम्पोर्ट्स जो हैं, जैसे मैं आपको गाड़ियों का बताता हूँ, जो सबसे मेजर रेवेन्यू स्पिनर जो है वो आपकी ये व्हीकल्स हैं, सही, ठीक है। अच्छा, जो आपके प्लांट्स लगे हुए हैं पाकिस्तान में, किसी भी प्लांट को आप ले लें तो वो उसकी मैन्युफैक्चरिंग यहाँ हो रही है क्या? गाड़ियाँ खुलकर आती हैं, उनके पार्ट्स आ रहे हैं ना, एसकेडी में आ रहे हैं, नॉकडाउन उसमें फॉर्म में या सेमी नॉकडाउन में, और फिर हम लोग उनको असम्बल करके गाड़ी बना लेते हैं। तो वो जो सीकेडीज़ में और एसकेडीज़ में जो उनकी किट्स आ रहे हैं, इंजन्स आ रहे हैं, उनकी मुख्तलिफ चीज़ें हैं, वो आप चेक कर लें। आपका जो डिफिसिट जो आपका फॉरेन रेमिटेंस कम हो गया था, उसका मेजर रीज़न ये था कि जो आपके लोकल असेंबलर्स हैं उनकी किट्स की वजह से। सही। अच्छा, आपने तो आपको कितना बड़ा नुकसान है वो। तो अगर आप गाड़ियों को खोल दें, उसका इस तरह से इन्होंने बना दिया, उसको इस तरह से मोनोपोलाइज कर दिया, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है ना। देखें, डिसीजन मेकिंग में वो लोग हैं जो खुद इंडस्ट्री के लोग होते हैं। आपको मैं इसे नंबर्स दूं, अगस्त 2023 में जो आज के नंबर्स हैं, 3100 सीबीयू कार इंपोर्ट्स हुई हैं, यानी जो बिल्ट यूनिट्स कंप्लीट होते हैं। इसमें 195 लैंड क्रूजर्स हैं और प्राडोज हैं, तकरीबन 250 हाइब्रिड्स हैं, हाइब्रिड वेरियस साइजेस, 97 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं। अच्छा, और जो खासतौर पे इसमें जो नई जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं जो जिनके लिए एलसीज खुली हैं, जिसमें बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर्स हैं, BMW, ई-ट्रॉन्स, मर्सिडीज, इन मैन्युफैक्चरर्स की हैं, जो तकरीबन पाकिस्तान में इंपोर्ट 97 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, तकरीबन 150 से ज़्यादा लैंड क्रूजर्स और प्राडोज इंपोर्ट हुई हैं, और टोटल 3100 इन हालात में सर एलसीज भी खुल नहीं थी, सब कुछ चल रहा था। देखिए, ये जो गाड़ियाँ हैं ना, अगर आप इसको एक इंडिपेंडेंट कमेटी बना के इस पे अगर आप स्टडी करें तो ये बहुत बड़ा आपका रेवेन्यू ब्लीड होता है इस सेक्टर में, ठीक है। आप अगर 0 मीटर गाड़ी मंगाते हैं, देखें जो सेकेंड हैंड जो सेकेंड हैंड गाड़ियों की इंपोर्ट है वो बैंड है पाकिस्तान में। ये बिल्कुल नाजरीन जो देख रहे हैं, मैं उनको बिल्कुल क्लेरिफाई कर दूं कि जो गाड़ियां पाकिस्तान में सेकेंड हैंड गाड़ियों की इंपोर्ट बैन है, 3 कंडीशंस में अलाउड है, ठीक है। एक ये है कि गिफ्ट स्कीम है। गिफ्ट स्कीम ये है कि कोई बेटा, कोई भाई अपने सगे रिश्तेदार को गिफ्ट करे। दूसरा ये है कि ट्रांसफ़र ऑफ रेजिडेंस, आप बाहर हैं, पाकिस्तान वापस आ रहे हैं तो अपनी गाड़ी ला सकते हैं, या आपका स्टे 180 दिन से ज़्यादा का हो।
अब इन्होंने 2019 में एक सर्कुलर निकाला मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने। देखिए इंपोर्टेबिलिटी जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स डील करती है किसी भी आइटम की, और ड्यूटी टैक्सेस की जो कैलकुलेशन है वो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू करता है, ठीक है, उसमें कस्टम्स करती है। तो ये बिल्कुल जैसे विंटेज गाड़ी का था तो मैं वो उसको भी एक्सप्लेन करता हूँ। तो उन्होंने क्या किया कि एक ये कहा कि भाई ये जो भी गाड़ी आएगी, जो गिफ्ट कर रहा है, जो ट्रांसफ़र ऑफ रेजिडेंस में गाड़ी ला रहा है, या जो 180 डेज़ के स्टे के बाद पाकिस्तान आ रहा है, तो उसके जो ड्यूटी टैक्सेस के पैसे हैं वो अपने अकाउंट से, फॉरेन अकाउंट से यहाँ के अकाउंट में भेजेगा। सही। और फिर उससे ड्यूटी टैक्सेस भरे जाएंगे, या वो अपने वालिद साहब के अकाउंट में भेजेगा, या वो अपने भाई के अकाउंट में भेजेगा, या वो अपने बेटे के अकाउंट में भेजेगा, ठीक है। तो उससे आपका जो ड्यूटी टैक्सेस का जो एलिमेंट था वो कवर किया हुआ है। तो ये जो गाड़ियाँ जो सेकेंड हैंड आती हैं उसमें आपका लॉस नहीं है, बल्कि गवर्नमेंट को ज़्यादा रिवेन्यू मिलता है। अगर हम इस जो इम्पोर्ट पॉलिसी है, इनफ्लोज आ रहे हैं आप कह रहे हैं। हाँ, आपका रेवेन्यू वो रुका हुआ है। रुका हुआ किस लिए? अब आप पहले इम्पोर्टेड अगर आप डेटा निकालें, क्योंकि मैं तो एनालिसिस ही करता था ना, मेरा तो काम ही होगा 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 10-15 साल यही काम किया कि आपकी जो सेकेंड हैंड गाड़ियाँ आ रही हैं उस पर आपने देखना है कि कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ, ठीक है। क्योंकि कस्टम्स ये नहीं पूछता कि वो गाड़ी कहाँ से खरीदी, किसने की, जो गिफ्ट में आ रही है वो अपने साथ ला रहा है, तो जो उसकी बाइंग है या परचेजिंग है वो जिस तरह से भी हो रही है, उसकी पेमेंट बाहर ही हो रही है। अगर जापान से आ रही है वो गाड़ी, दुबई से आ रही है, जहाँ से भी आ रही है, तो वो पेमेंट फॉरेन कंट्री टू फॉरेन कंट्री हो रही है, जो उसकी वैल्यू है जितनी की भी वो गाड़ी है। ड्यूटी टैक्सेस जो है वो पाकिस्तान में भरे जाते हैं, ठीक है, पाक रुपीज़ में, PKR में, वो भी इन्होंने कहा कि नहीं, ड्यूटी भी बाहर से आएगी जो भी गाड़ी इंपोर्ट हो रही है। उस रेवेन्यू को विज़ावी वो रेवेन्यू जो आपका बाहर जा रहा है, SKD गाड़ियों को इंपोर्ट करने के लिए जी प्लांट लगा दिया, अच्छा उसमें 10 साल का उन्होंने वो ले लिया, और पीछे हम इसके लगे हुए हैं जो ये इन्फ्लोज आ रहे हैं, आप ये देखें ना, नहीं, हाँ, उसको आपने जी वो ले लिया कि जी वो इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हैं, और आपने एक इंडस्ट्री लगाई है, इंडस्ट्री नहीं लगी हुई है, वो ब्लीड कर रही है रेवेन्यू। आज तक लोकलाइजेशन हुई नहीं, वही परसेंटेज है। सुजुकी FX की हुई थी, बस हुई थी, एग्जैक्टली, बस वो है, वो उसको जो है ना उसकी लोकलाइजेशन हुई थी सुजुकी FX की। एक गाड़ी हम बनाते हैं वो है सुजुकी FX, और वो पता नहीं मेहरान कर दिया क्या उसका। तो आप उसको अगर उसके फिगर्स को कंपेयर कर लें कि अच्छा 10 साल का टैक्स हॉलीडे हो गया कि जी ये फलां ग्रीन उसमें आ गई या रेड, जो भी नाम आपने उसका रख दिया, और बैठ के दे आर मिंटिंग बिलियंस ऑफ रुपीज एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स अंडर द गार्ब ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में आपके सामने कुछ अहम तरीन मामला, खासतौर पर रियासत अब स्मगलिंग के खिलाफ ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ जो मुतहरिक हो चुकी है, ऐसे में वो क्या मेजर्स होंगे जिसके बाद ये तमाम इक़दाम सस्टेनेबल हों, जिनका असर दूररस रहे और यकीनी तौर पर मुकम्मल इसका कला कमा हो सके स्मगलिंग का, और जिससे पाकिस्तान की मीशत को बेपनाह नुकसान हो रहे हैं। फॉर फीडबैक यू कैन राइट अस ऑन फेसबुक, ईमेल्स एंड ट्विटर। देखते रहेगा, बहुत ख्याल रखिएगा। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।